गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए तो आज के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और उसके बाद हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को भी देखेंगे, प्लस एट द एंड हम लोग MCQs को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इशू से। कौन सी फर्स्ट इशूज है हम लोगों के पास? फर्स्ट इशूज है रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के साथ उसने क्या किया है, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो क्या है वो कि यह अनुबंध जो है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के लिए 2 डॉर्नियर विमानों की खरीद के लिए है। किसके लिए? कितने विमान खरीद रहा है? तो 2 डॉर्नियर विमान खरीद रहा है। और किसके साथ खरीद रहा है? तो यह हाल के साथ। ठीक है, कितने हैं? 2। क्वांटिटी कितनी है? 2। और इस 2 डॉर्नियर की कीमत कितनी है? इस 2 डॉर्नियर की जो कीमत है करीब वह है 458.57 करोड़। ओके, इस डॉर्नियर की कीमत कितनी है? अप्रॉक्स 458.57 करोड़। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। ओके, अब बात आता है यहाँ पे हाल को लेकर के कि हाल को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1940 में किया गया था। हाल का कब गठन किया गया था? तो 1940 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1940 हाल 1940 हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 डॉर्नियर विमानों की खरीद के लिए इसने क्या किया है? समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्या है कि मार्च में भी रक्षा मंत्रालय ने क्या किया था? करीब 667 करोड़ रुपए की लागत से हाल से उसने क्या किया था? भारतीय वायुसेना के लिए। अभी किसके लिए है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ध्यान रखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 डॉर्नियर है। ठीक है, और मार्च में जो अनुबंध किए गए थे वह 667 करोड़ रुपए की लागत से है और वह वायुसेना के लिए। किसके लिए है? इंडियन एयरफोर्स के लिए है। ठीक है, किसके लिए है यह इंडियन एयरफोर्स के लिए है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो किया गया है वो कितने? तो 6 डॉर्नियर। कितने? 6 डॉर्नियर। क्या नाम है? 6 डॉर्नियर 28 ओके विमानों की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। और अमाउंट कितना है इसका? 667 करोड़। ठीक है, 2 डॉर्नियर की कीमत कितनी है? 457.57 करोड़। ओके, ये डॉर्नियर क्या है? विमान एक बहुउद्देशीय हल्का परिवहन है। ठीक है, यह एक हल्का परिवहन है जिसमें कि आपका समुद्री निगरानी, रडार वगैरह भी है। ठीक है, काफी कुछ मतलब उपलब्ध जो सुविधाओं से यह लैस है। तो ये हो गई आपकी। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इशूज क्या है? CM नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना को लॉन्च किया है। तो अमा पोखरी योजना कहाँ की है? तो यह उड़ीसा सरकार की है। ठीक है, कहाँ की है? उड़ीसा गवर्नमेंट की है। अमा पोखरी योजना लॉन्च किया गया है। CM कौन है? उड़ीसा के नवीन पटनायक जी के द्वारा। देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या किया गया है? अमा पोखरी का मतलब पोखर होता है ना, तालाब होता है कुछ। इससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पोखरी तालाब कुछ, तो इसका संबंध किससे होगा? जल से होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 115 जो शहरी स्थानीय निकाय में लगभग 2000 ठीक है बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, पुनर्जीवित करना है। ओके, कितने? करीब 2000। योजना का नाम क्या दिया गया है? अमा पोखरी योजना। ठीक है, अमा पोखरी योजना। इस कार्य के लिए जो आवंटित खर्च किए गए कितना है? 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना है? 120 करोड़ रुपए का। और इससे होगा क्या? शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद मिलेगी। ठीक है, शहरी जीवन के सुधार। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अमा पोखरी योजना कहाँ की है? तो यह उड़ीसा की है। ठीक है, यह उड़ीसा की है। अब इसके साथ उड़ीसा में कुछ और भी जो योजनाएं थी उड़ीसा की, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह जो अमा पोखरी योजना है इसे भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसे भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भुवनेश्वर, कटक, बहरमपुर, इन सभी क्षेत्रों में जो है, इन सभी बोल सकते हैं जगहों में जो है भी इसको आरंभ किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, भुवनेश्वर, कटक, बहरमपुर। चलिए अब उड़ीसा गवर्नमेंट से संबंधित कुछ और योजनाओं को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मोघरा योजना। ठीक है, मोघरा योजना
मोघरा योजना, बस एग्जाम में अगर इतना पूछ ले कि योजना किस राज्य से संबंधित है तो उड़ीसा राज्य से। मोघरा योजना मतलब ऐसे लोगों को जो कि निम्न तबके के थे या निम्न मध्य वर्गीय हैं, उनको क्या कर रही थी सरकार जो है कुछ अमाउंट या बोल सकते हैं यहाँ पर कि उनको वो निम्न वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी ताकि वो अपने मोघरा का मतलब होता है हमारा घर बनाने के लिए उनको क्या कर रही थी, क्योंकि वो लोग क्या उनके पास अपना अस्थायी एक पक्का मकान नहीं है कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप समझते हैं ना कि इंदिरा आवास के तहत कुछ अमाउंट दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस तरह से यह भी मोघरा योजना के लिए, क्यों घर बनाने के लिए ही दिया जा रहा है। किसके लिए? एक जो वित्तीय सहायता दे रही है तो जिनका निम्न आय है या जो निम्न मध्य वर्गीय है उनकी ये मदद की जा रही है। ठीक है, तो योजना का नाम क्या है? मोघरा योजना। इसके साथ ही उड़ीसा में एक और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा गंजाम जिले के कौन सा झील था वो पलूर नहर में ईल नाम की एक प्रजाति, ईल नाम की कौन सी मछली की प्रजाति है? ठीक है, ईल क्या है? वन काइंड ऑफ फिश है, ये फिश है यानी मछली, लिख देती हूँ, मछली की एक प्रजाति जो है, एक प्रजाति, ठीक है, एक नई प्रजाति खोजी गई थी। कहाँ पर? यह भी उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पर? तो यह गंजाम जिले में। ठीक है, गंजाम जिले में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गंजाम जिले को जो आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत इसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ जिला, ओके, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार गंजाम जिला को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ जिला। और अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात की जाती तो वह आपका एमपी होता। तो यहाँ पर हमें एमपी को नहीं लिखना है, केवल राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला तो किसको दिया गया है? गंजाम को दिया गया है। उसके बाद आपका तेलंगाना है, तमिलनाडु, ये सब है। तो अभी केवल यहाँ पे गंजाम को ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है किसके तहत? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहाँ पर एक उत्सव भी मनाया जाता है। एक उत्सव को भी लिख लें जो पूछता है राजा उत्सव। ठीक है, राजा उत्सव। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है चलाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो विधुर हैं और जो अविवाहित लोग हैं उन लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। ठीक है, मासिक पेंशन की घोषणा। तो अब हमें इसमें समझना क्या है कि थोड़ा सा किस एज के लोगों को दिया जा रहा है, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि पेंशन किस क्राइटेरिया के तहत दिया जाएगा। तो जो जिनकी एज 45 से कितनी है? 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय, जिनकी एज कितनी है? 45 से 60 के बीच में है। ओके, ये तो एज हो गया। अगर आय इनकी कम आय वाले अविवाहितों के लिए कितने रुपए की प्रति माह की पेंशन है? 2750 रुपीज। ओके, 2750 इतना प्रति माह दिया जाता है। कितने एज वालों को? 45 से लेकर के 60 जिनकी एज है, कम क्या है? आय वाले अविवाहितों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्या है इसके साथ और क्या है? 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोग और जिनकी वार्षिक आय कितनी है? 1.8 लाख रुपए से कम है, यानी 1.8। ठीक है, यानी 2 लाख रुपए को भी नहीं लिया गया है। कितना लिया गया है? 1.8। ठीक है, इतना लाख रुपए से कम है वे पेंशन के लिए पात्र हैं। 45 से 60 वर्ष। ओके, कम आय यानी ईयरली कितना दिया गया है? 1,80,000 जिनकी आय जो है उससे कम है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 40 से 60। दूसरा क्राइटेरिया में क्या दिया गया है? 40 से 60 एज है और 3 लाख रुपए से कम। कितना? 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले विधुरों को, ठीक है, विधुरों को भी हर महीने 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। कितना है? 40 एज से लेकर के 60 साल की उम्र तक जिनकी जो ईयरली अगर इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो ऐसे विधुरों को भी। ठीक है, एक विधुर के लिए हो गया। और अविवाहित कितना है? 45 से लेकर के, यानी कहने का मतलब ये है कि जिनकी उम्र 45 अगर हो गई है, ठीक है,
तो मतलब शादी के अगर वुमन लोग 45 44 तक ट्राई कर सकते हैं, आफ्टर 45 ये सोच लेना चाहिए कि अब हम किस कैटेगरी में आ गए हैं, अविवाहित, कि अब हमारी शादी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए लाइफ में अपने कैरियर को फटाफट फोकस करें और इस क्राइटेरिया के बारे में सोचे भी ना। ठीक है, चलिए, तो हरियाणा सरकार की इस पहल से अविवाहित और विधुरों को क्या मिलेगी, अपनी जरूरतों को, क्यों इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि अपनी जरूरतों को पूरा करने में क्या मिलेगा, एक मदद मिलेगी। ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मदद मिलेगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने पहले से ही क्या किया है, 60 वर्ष से अधिक कम आय वाले लोगों को मासिक जो पेंशन है वो प्रदान कर रही है। कितने पहले से ही ऐसा कुछ वो कर रही है। ठीक है, अभी उसने किसके लिए किया, विधुरों के लिए किया है। और अविवाहित का एज कितना रखा है, 45। जिनकी उम्र हो चुकी है वो जान लें कि अब शादी उनकी, वो इस क्राइटेरिया से निकल गया है। ठीक है, कि लोग कहते हैं ना 45 हो गई अब क्या शादी करेंगे, तो वो हो गई 45 से लेकर के 60 के बीच में। ठीक है, और ईयरली जो इनकम है कितना है, 1,80,000 से कम, 1.80 इतना से कम होना चाहिए, तो आपको 2750 रुपये हर महीने मिलेगी। और जो विधुर हैं उनके लिए 40 से लेकर के 60 साल का एज रखा गया है, ईयरली इनकम 3 लाख रुपए से कम। ठीक, चलिए, अब दूसरा एक क्राइटेरिया क्या दिया गया है कि ये पहले से ही 60 वर्ष से जो लोग अधिक के हैं उनके लिए सरकार पहले से ही क्या कर रही है, मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। अब इसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट एक और पेंशन भी चलाई है, और वो क्या है, जिन्हें पद्मश्री, ठीक है, जो लोग पद्म कह सकते हैं, जो जिनको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये कह सकते हैं। ठीक है, जिनको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्म अवार्ड, ओके, जो लोग पद्मा अवार्ड्स हैं, ओके, जो लोग पद्म अवार्डीज हैं उनके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ये इसी का है। ठीक है, जो लोग पद्म अवार्डीज हैं उनके लिए भी हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो कितना पैसा दे रही है, वो 10,000 मंथली, कितना है, 10,000, ओके, 10,000 मंथली पे कर रही है, मंथली। प्लस इनके लिए एक और सुविधा की है, ये तो मंथली, प्लस इनके लिए एक और सुविधा है कि जितनी भी एसी बसें होती हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, एसी बस लाइक वॉल्वो वगैरह जो भी हो गई, ठीक है, वॉल्वो वगैरह जो भी हो गई, इन सब में क्या होता है, ये फ्री ट्रैवल करते हैं, फ्री ट्रैवल, ओके, एसी बसों में फ्री ट्रैवल। ये किसकी है, ये भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। पद्म अवार्डीज को 10,000 रुपीज मंथली, प्लस एसी बस में वो फ्री जो है अपनी, मैंने एग्जांपल दिया है, वॉल्वो बस हो या कोई भी एसी बस हो, उसमें वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का एक और चीज ध्यान रख लीजिए कि हरियाणा में अभी क्या किया गया है, 4 लेन NH जो है उसको क्या कर दिया गया है, जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, मंत्री हैं ना, उनके द्वारा उस लाइन को पास कर दिया गया है, यह प्रोजेक्ट आ गया है। तो ये कहाँ कहाँ होगा, 4 लेन NH कहाँ कहाँ पर है, 4 लेन NH, ओके, नेशनल हाईवेज कहाँ कहाँ, सोनीपत, करनाल, अंबाला। ठीक है, अंबाला। अब सोनीपत से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो चालित ट्रेन है, ठीक है, हाइड्रोजन चालित ट्रेन है, हाइड्रोजन चालित ट्रेन, ठीक है, मैंने बस हाइड्रोजन चालित ट्रेन कर दिया है। ये कहां से कहां तक चल रहा है, ये जिंद टू सोनीपत, ठीक है, सोनीपत चलाई जाएगी, जिंद टू सोनीपत, ओके, जिंद टू सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, हाइड्रोजन चलेगी, ओके। चलिए, इसके अलावा और यहाँ पर कुछ ऐसा हो, चलिए ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे तो योजनाएं बहुत सारी आएंगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बांग्लादेश के वनडे कप्तान कौन है, तमीम इकबाल, ठीक है, वनडे कप्तान क्या नाम है, तमीम इकबाल ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सबसे पहला सवाल कि तमीम इकबाल कहाँ के क्रिकेटर है, तो बांग्लादेशी हैं। दूसरा,
कि तमीम इकबाल का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा वो पहले T20 फॉर्मेट से संन्यास, T20 फॉर्मेट से भी पहले संन्यास ले चुके हैं और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। तमीम बांग्लादेश के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन है, तो तमीम। बस इतना याद रखना, इसमें और कुछ खास ऐसा नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इश्यूज पे। मेजर बख्तावर सिंह बराड़, ठीक है, मेजर बख्तावर सिंह बराड़ का 109 साल की उम्र में कहाँ पर निधन हो गया है, अमेरिका में निधन हो गया। ठीक है, अमेरिका में इनका निधन हो गया है, मेजर। अब इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये मेजर अमेरिका, निधन कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था फरीदकोट में। ओके, और इन्होंने क्या किया था, ये बर्मा मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे। ठीक है, बर्मा मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे। इसके साथ ही एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि 1959 में, 1959, ओके, 1959 में 1959 गणतंत्र दिवस, ओके, गणतंत्र दिवस परेड में इन्होंने क्या किया था, जो कुमाऊं टुकड़ी थी, 6 कुमाऊं टुकड़ी, ठीक है, 6 कुमाऊं टुकड़ी का नेतृत्व इन्होंने किया था। 6 कुमाऊं टुकड़ी, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 6 कुमाऊं टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था, तो बख्तावर सिंह, किसने किया था, मेजर बख्तावर सिंह बराड़ ने किया था। ठीक है, जिनका कि 100, और सबसे बुजुर्ग जो अब तक जो बोल सकते हैं, जो जीवित व्यक्ति, सबसे दिग्गज व्यक्ति यही थे जो अब तक क्या थे, जीवित थे। अब इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, चलिए ये आपके वन लाइनर फैक्ट है और कुछ नहीं है। NLC ने क्या किया है, NLC, ओके, ने 2023 के लिए समय पर भुगतान, ओके, यानी CPSI, समय पर भुगतान श्रेणी में इनको क्या मिला है, GEM पुरस्कार जीता है। तो GEM पुरस्कार किसने जीता है, GEM पुरस्कार किसने जीता है, NLC ने। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट, GEM क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया है, समय पर भुगतान करने के लिए NLC को दिया गया है। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए क्या किया गया था, एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, समर्पित ऑनलाइन, GEM क्या है, विभिन्न सरकारी विभाग और संगठनों के द्वारा, सरकारी विभाग और संगठनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इसके लिए GEM, ठीक है, और यह पुरस्कार दिया किसको गया है, NLC को। हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यह NLC है क्या। तो NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NLC इंडिया लिमिटेड, यह क्या है, यह कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ठीक है, एक नवरत्न, NLC क्या है, ध्यान रखिएगा, नवरत्न। ओके, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और इसके साथ ही यह कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नवेली तमिलनाडु में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, नवेली तमिलनाडु में है। N प्रसन्ना कुमार NLC के, N प्रसन्ना कुमार NLC के क्या है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, MD और क्या है, डायरेक्टर कौन है, तो M प्रसन्ना कुमार। क्लियर, M प्रसन्ना कुमार। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इश्यूज क्या है। अब हम लोग आते हैं फैक्ट्स पर। ओके, फर्स्ट फैक्ट है, हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवरों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है, तो 2750 रुपए की। नेक्स्ट है, केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो तंजानिया। ठीक है, कौन, केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर, तंजानिया। और तंजानिया के जंजीबार में ही जो हमारा पहला IIT परिसर है जो देश से बाहर खुल रहा है, वो कहाँ खोला जा रहा है, तंजानिया के कहाँ पर, जंजीबार में। कौन सा IIT है यह, IIT, कौन सा IIT है, IIT मद्रास। ओके, तंजानिया के जंजीबार में। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो देश से बाहर IIT परिसर जो है खोला गया है, और वह कौन सा IIT है, IIT मद्रास। और ये वही IIT मद्रास है जिसे
NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी इसे कौन सा रैंक दिया गया है? इसे फर्स्ट रैंक दिया गया है, फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक, ओके, फर्स्ट रैंक दिया गया है। क्लियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किसको नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो नाम क्या होगा? P वासुदेवन, P वासुदेवन। तो ये तो हो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर बात की जाए डिप्टी गवर्नर की, डिप्टी गवर्नर, ठीक है, अगर बात की जाए डिप्टी गवर्नर की, डिप्टी गवर्नर, तो किसे बनाया गया है? डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन, ओके, स्वामी नाथन जानकी रमन, जानकी रमन। और इनको किनके स्थान पे बनाया गया है? MK जैन, MK जैन के स्थान पर इनको, इनके स्थान पर किसको बनाया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन। RBI में आपके कितने गवर्नर होते हैं? एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर है। गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आते हैं भारत पे, ठीक है, जो भारत पे ने भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर यानी CTO नियुक्त किया है? पंकज गोयल। किसने FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कृष्णा मिश्रा ने। तंजानिया के किस शहर में भारत का पहला IIT कैंपस जो है स्थापित किया जाएगा? तो जंजीबार में। और उस IIT कैंपस का नाम है IIT मद्रास, IIT मद्रास। मैंने अभी बताया आप लोग को। 67th ट्रेवल एसोसिएशन, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी टाई का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कोलंबो में, कोलंबो में किया जा रहा है, ठीक है। 67th टाई सम्मेलन, और टाई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके। किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो नीदरलैंड ने। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने क्या जारी किया है? ओजोन UV बुलेटिन। किसको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? आधव अर्जुन। किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA ने। किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? शेखर कपूर को मिला है। गूगल ने किसको भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी। भारतीय नौसेना के द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX का 7th जो संस्करण है, 7th एडिशन है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? किया गया है, हो चुका है यह विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्या है? किसने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नीरजा प्रभाकर ने। उड़ीसा राज्य द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मो जंगल जामी योजना, मो जंगल जामी योजना। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? माँ पोखर योजना, है ना, जो पोखर योजना है वो हम लोगों ने पढ़ा है। भारत ने स्टार्टअप 20 की मशाल किस देश को सौंपी है? स्टार्टअप 20 की मशाल तो ब्राजील को सौंपा है, ठीक है। और ब्राजील में ही नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपका? G20 का शिखर सम्मेलन भी होगा। किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं? तो आइसलैंड में। अब सोचिए, आइसलैंड जो कि आपके बोला जाए तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भी टॉप पर है, और सबसे शांत देश यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात की जाए तो सबसे शांत है। लेकिन अगर जो भूकंप के झटके आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखे गए हैं? 2200 से अधिक भूकंप के झटके आइसलैंड में देखा गया है। भारतीय अनुसंधान परिषद इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? 14 जुलाई को। और इसमें जो जा रहा है, एक बोल सकते हैं, इसमें रोवर का नाम क्या दिया गया है? इसके रोवर का नाम क्या दिया गया है? प्रज्ञान दिया गया है, ठीक है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। मेटा ने किस नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? थ्रेड्स, थ्रेड्स के नाम से है, मेटा ने लॉन्च किया है, मेटा।
चलिए अब हम लोग आते हैं आज के एमसीक्यूज पर। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी एआरसी के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की है समिति जो है सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए द्वारा एक सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। सवाल ये पूछा गया है कि उस पूरे सदस्य कार्य समूह में कितने लोग, मतलब कितने सदस्यों का कार्य समूह को गठित किया गया है, कितने सदस्यों का वो कार्य समूह जो है वो गठित किया गया है। तो उसमें कितने सदस्य हैं, उसमें आपके कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य हैं। ठीक है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी एआरसी के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति सिफारिशों को लागू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तमीम इकबाल किस देश की खिलाड़ी है? क्वेश्चन आ गया किस देश की खिलाड़ी है, तो बांग्लादेश के खिलाड़ी है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तमीम इकबाल बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं, सेवा पीएमआई ओके वृद्धि घटकर 3 महीने की निचले स्तर पर आ गई है। तो कितने पे आ गई है सेवा वृद्धि घटकर, सेवा पीएमआई, तो ये वृद्धि कितनी घट गई है, 58.5 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में तो क्या नाम आएगा, पी वासुदेवन। किसे नियुक्त किया गया है, पी वासुदेवन को, पी वासुदेवन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कितने डॉर्नियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 डॉर्नियर। ठीक है, किसके लिए है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 है, और अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो उसके लिए 6 खरीदने की बात हो चुकी है मार्च में। ठीक है, वर्ष 2023-24 के लिए कर्नाटक ने क्या किया है, बजट को प्रस्तुत किया है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें से सही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया। इन्होंने क्या किया, 3.27 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट को पेश किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सीएम ने घोषणा की है कि कांग्रेस की 5 चुनाव पूर्व गारंटी के कार्यान्वयन के लिए 52,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना को शुरू किया है? अमा पोखरी तो उड़ीसा गवर्नमेंट की है। अमा पोखरी किसकी है, उड़ीसा गवर्नमेंट की, उड़ीसा। ओके, नवीन पटनायक जी के द्वारा इसको आरंभ किया गया है। किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहितों के लिए कितना है, 2750 रुपए जो है मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो किसने किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2023 के लिए समय पर भुगतान यानी सीपीएसई श्रेणी में जेईएम पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है, तेल और प्राकृतिक गैस, एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो किसने जीता है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि इसे क्या किया गया है, नवरत्न का दर्जा दिया गया है। मेजर बख्तावर सिंह बराड़ का 109 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया। ठीक है, उन्हें भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में सेवा की थी? तो ये जो 6th कुमाऊं टुकड़ी का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो रेजिमेंट पूछा है तो कुमाऊं रेजिमेंट होगा, कुमाऊं रेजिमेंट का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आज के सवाल, आज के जो हमारे क्लास के ये हो गए, कुछ इश्यूज हो गया। अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है रिलेवेंट टॉपिक से या कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज से आप लोगों की बीपीएससी स्पेशल की जो वीडियो है वो आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्लास में नए इश्यूज के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।